हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज को हम याद कैसे रखेंगे और ये हमारे बहुत काम में आने वाली है। इसके मैं जो अनुप्रयोग हैं वो भी आपको साथ के साथ बताऊंगा। सबसे पहले आप इस सीरीज को देख लो। यहां पर जो आपको दे रखे हैं इस साइड में वो तो आपको दे रखे हैं इलेक्ट्रोड, और यहां पर आपको ई नोट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है, और आपको पता है कि ये जो पूरी सीरीज है ये किस बेस पर जमाई हुई है भाई, अपचयन विभव पर। यानी यहां पर मानक अपचयन विभव दिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहां पर आपको दिया है, ठीक है ना। अब याद रखना, रिडक्शन हो रहा है तो हमें पता है कि रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, ग्रहण होंगे, ठीक है ना। तो सब में देख लो, लिथियम प्लस से लिथियम बनाया, मतलब यहां पर लिथियम प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाया है, लिथियम बनाया। तो ये जो पूरी सीरीज है इसके हमको क्या दे रखे हैं भाई, मानक अपचयन विभव दे रखे हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे, किसमें, साइन में। ये बात मैं आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है वो बताता हूं सबसे पहले आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले कौन दे रखा है, लिथियम। तो ट्रिक हमारी स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से, मैं यहां पर आपको लिख देता हूं, लीली के बापू लीली के बापूश्री का नाम, लीली के बापूश्री का नाम मजे से आला है, मजे से आला है यहां पर साइलेंट है, ठीक है ना, मजे से आला है। फिर आगे क्या लिखा है, मन जो करे, मन आपका जो भी करे, मन जो करे फेंक दे, मन जो करे फेंक दे, ठीक है। फै से तो हो गया ये आपका एफ ही, और कदे, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, फेंक दे, ठीक है ना, फेंक दे। और कदे से हो गया आपका कैडमियम, ठीक है, सीडी, फेंक दे, ठीक है। आगे क्या लिखा, आगे ट्रिक है हमारी, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी है, सुंदरी प्यार भरी है, ठीक है। तो हमारी है को हम लिख देते हैं नीचे, प्यार भरी है, ठीक है। अब देखना ट्रिक को, यहां से यहां तक की पहले समझ लो एक बार दोबारा से। लिथियम स्टार्ट होगा आपका, लीली के बापू, पोटेशियम और फिर बेरियम, बापू श्री का नाम मजे से आला है, मन जो करे फेंक दे, ठीक है ना। फै से हो गया आपका आयरन और कदे से हो जाएगा कैडमियम, ठीक है, फेंक दे। फिर क्या है, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी है, ठीक है। कोई से हो गया आपका कोबाल्ट, निकल, फिर आपका हो गया टिन, और फिर आपका हो गया लेड, ठीक है। आगे देखो, अब हाइड्रोजन के बाद की कहानी स्टार्ट होती है, ध्यान देना ट्रिक पर। देखो, क्यों आई होगी आग लगाने, क्यों आई होगी आग लगाने, बारात पिटी कल और फैल गई, बारात पिटी कल और फैल गई, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि किसी ने आग लगा दी भाई, तो बाकी की जो औरतें हैं वो उस लड़की से बोल रही हैं, भाई क्यों आई होगी आग लगाने, तू क्यों आई होगी इधर आग लगाने, बारात पिटी कल हमारी बारात जो है वो पिट गई, और पिटकर वहीं पर क्या है, फैल गई। इतना पिटी, इतना किसी ने पीटा कि वो वहीं पर पूरी की पूरी बारात फैल गई। तो यहां हो गई आपकी ट्रिक, क्यों आई होगी आग लगाने, आग से हो गया आपका एजी, सिल्वर, ठीक है। बारात पिटी कल, ब्रोमीन, प्लेटिनम और आपका क्लोरीन, बारात पिटी कल, और से हो गया आपका औरम, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड हो गया, और फिर फैल गई, फैल से हो गया आपका फ्लोरीन। समझ गए ट्रिक, एक बार दोबारा से पूरी देख लो। लीली के बापूश्री का नाम मजे से आला है, मन जो करे फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी है, क्यों आई होगी आग लगाने, बारात पिटी कल और फैल गई। यहां पर आपकी हो गई पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज की ट्रिक, मजे से याद हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं बताऊंगा इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज क्या है, ठीक है ना भाई। इसके बहुत सारे पॉइंट्स है, कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है वो भी ये बताइए, और हो रही है तो वो स्पॉन्टेनियस है, स्वतः हो रही है या नहीं हो रही, इन सब बारे में जानकारी आपको कौन देगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किसी केमिकल को किस धातु के मेटल में हम रखें, वो रखना सेफ है
या नहीं है, हम उसमें रख सकते हैं या नहीं रख सकते, इन सारी बातों के बारे में भी जानकारी आपको कौन देगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो एक बार इस ट्रिक को लिख लो और इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लिख लो भाई। लिख के मैं अभी आपको जो अनुप्रयोग बताऊंगा वो आपको काम में आने वाले हैं, और वहां पर ये टेबल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, और मैं ऊपर के एक दो नाम मिटा रहा हूं, पहले लिख लो भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और वहां पर ये मैं आपको ऊपर ऊपर जो हेडिंग लगाई है इसको मैं आपको मिटा देता हूं, और एक एक करके मैं सारे आपको रूल बताऊंगा। ठीक है, देखना। देखो भाई, अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि हम अगर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी मैं बोल दूं कि पॉइंट नंबर 1 से यहां से स्टार्ट होती है और यहां पर इसका क्या होता है भाई? एंड होता है, यहां से ये खत्म होती है। कहने का मतलब ये यूं चल रही है। ठीक है ना, ये वाला जो कॉलम है वो इसके नीचे है, लेकिन यहां पर जगह कम है तो मैंने इसको साइड में लिख दिया। समझ गए मेरी बात को? ऊपर से नीचे की तरफ चल रही है। आप वैल्यूज भी देख सकते हो, ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव है और धीरे धीरे घटता 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 ये जीरो आया, क्योंकि हमने पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो कितना होता है? जीरो, हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद जो है नीचे बढ़ता बढ़ता पॉजिटिव आया। ठीक है, तो ये जो आपका यहां पर जो मैंने सीरीज लिखी है वो इसके जस्ट नीचे है। ठीक है, अब देखना, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितना नीचे जाते हो तो नीचे जाने पर ई नोट जो पॉजिटिव है उसकी वैल्यू बढ़ती है, ई नोट पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ती है, और जिसके लिए ई नोट जितना ज्यादा पॉजिटिव, जिसके लिए ई नोट जितना ज्यादा पॉजिटिव, वो क्या होता है? प्रबल अपचायक। प्रबल अपचायक, अपचायक गलत लिखा है भाई यहां पर। प्रबल क्या होगा? ऑक्सीकार। क्या होगा? प्रबल ऑक्सीकार। ठीक है, सही कर लेना इस चीज को, प्रबल ऑक्सीकार। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन तो भाई वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है? सबसे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहां पर क्या होगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से यहां पर फ्लोरीन हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ना कि इलेक्ट्रॉन देगा। समझ गए बात को? आगे चलते हैं। देखना, अब जितना नीचे आएगा ये, उतना आपका ऑक्सीकारक प्रवृत्ति बढ़ेगी, यानी फ्लोरीन सबसे कैसा है? प्रबलतम ऑक्सीकारक है। और जितना हम इस सीरीज में ऊपर जाएंगे, जितना हम इस सीरीज में ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाने पर क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को कौन त्याग सकता है? लिथियम, क्योंकि लिथियम जो है उसकी जो ई नोट की वैल्यू है सबसे ज्यादा कैसी है? नेगेटिव। तो जिसकी ई नोट की वैल्यू जितनी नेगेटिव, वो आपका क्या होगा? प्रबल अपचायक होगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर जो आपका लिथियम है वो कैसा है? प्रबल अपचायक है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे बोल दे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे दुर्बलतम ऑक्सीकारक कौन है? तो जो प्रबलतम अपचायक है वो ही क्या होगा? आपका दुर्बलतम ऑक्सीकारक। तो दुर्बलतम ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा? लिथियम। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि निम्न में से दुर्बलतम अपचायक कौन सा है? तो आपको पता है जो प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा वही आपका क्या होगा? दुर्बलतम अपचायक। तो दुर्बलतम अपचायक कौन हो जाएगा? आपका फ्लोरीन। समझ गए पहली बात को? ठीक है, तो ये जो आपको करेक्ट किया है इसको एक बार आप लिख लो भाई इसको, फिर आपको एक एक करके रूल बताता हूं मैं। देखना भाई, रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलेगा कि ई नोट की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव, ई नोट की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव, तत्व की सक्रियता उतनी ही ज्यादा, तत्व की सक्रियता उतनी ही ज्यादा। और तत्व की अगर मैं यहां बात करूं तो सीधा सीधा आपको धातु भी बोल सकता हूं कि धातु की सक्रियता उतनी ज्यादा, क्योंकि आपको पता है धातु क्या रखते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। ठीक है, तो उनकी सक्रियता हालांकि कैसी होती है? आपकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं? ई नोट जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उस तत्व की सक्रियता उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दे कि आपको कोई तत्व दे रखे हैं जिनकी आपको दे रखी है क्या? ई नोट की वैल्यू दे रखी है, जैसे दे रखी है आपको एक तत्व की दे रखी है -1.66, इस तत्व को नाम दे दिया ए, और दूसरा तत्व दे रखा है उसकी दे रखी है आपको -0.74, उसको नाम दे दिया है बी। तीसरा तत्व दे रखा है आपको जिसकी वैल्यू दे रखी है सी, उसकी वैल्यू दे रखी है +1.36, और चौथा आपको एक और दे रखा है जिसको नाम दे दिया है डी, और उसकी वैल्यू दे रखी है -2.91। ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रखी है।
और आपको पूछ रहा है कि इन तत्वों की सक्रियता का क्रम दीजिए। तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लगाना है, जिसका ई नोट जितना ज्यादा नेगेटिव वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, सक्रिय होगा। ठीक है, तो हमें पता है ई नोट सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका है, डी का। तो सक्रियता के क्रम में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सक्रियता किसकी होगी, डी की। उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया आपका ए। ठीक है, क्योंकि ए की क्या है भाई 1.66। उसके बाद कौन आया, बी की क्या है 0.74। तो उसके बाद आया आपका बी, और बी के बाद सबसे एंड में कौन बचा, पॉजिटिव वाला सी। तो धातुओं की या मैं कहूं तत्वों की जो सक्रियता का ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा किसका आएगा, डी का, और सबसे कम किसका आएगा, सी का। समझ गए बात को, कर लोगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं 1 नंबर में। तो लिख लो, पहले रूल को लिख लो भाई। सारी कहानी मैं आपको इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही समझाने वाला हूं। ठीक है, लिख लो पहले रूल को, लिख लिया। अब देखो रूल नंबर 2 देखना भाई। ठीक है, सारे रूल मैं आपको यहीं इसी जगह लिखूंगा, आप एक एक करके उनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, देखना अगला रूल देखो। देखो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, ई नोट की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव वो उतना ही क्या होगा भाई, प्रबल ऑक्सीकारक। उतना ही क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक। और ई नोट की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव वो उतना ही क्या होगा, प्रबल अपचायक। उतना ही क्या होगा भाई, वो प्रबल अपचायक। अब सीधा सीधा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी देखने पर पता चल रहा है कि हमारी लिथियम की वैल्यू सबसे ज्यादा क्या है, नेगेटिव। तो ई नोट की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव वो आपका कैसा होगा, प्रबल अपचायक। और अपचायक किसको बोलते हैं, जो जिसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपचायक। और जिसका अपचयन होता है यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। समझ गए ना आपको। तो अगर आपसे पूछ ले कि ऑक्सीकरण होने वाली अभिक्रिया के प्रति इनका क्रम दीजिए या अपचयन के प्रति इनका क्रम दीजिए, तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हो आप, ऑक्सीकारक का मतलब जिसका अपचयन होता है। तो अगर अपचयन पूछे तो भी यही कहानी चलेगी। और मैं कहूं कि ऑक्सीकरण के लिए आपको वैल्यू पूछ रहा है तो ऑक्सीकरण का मतलब जिसका क्या, जो अपचायक होता है उसी का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। समझ गए बात को। तो ये वैल्यू याद रखोगे, ई नोट बराबर पॉजिटिव तो वो कैसा होगा, प्रबल आपका ऑक्सीकारक होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव वो उतना प्रबल ऑक्सीकारक, जितना ज्यादा नेगेटिव वो उतना क्या होगा, अपचायक। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्रम दे देता हूं, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया वही दे देता हूं मैं कि ए के लिए जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको, प्लस के 0.80। बी के लिए आपको वैल्यू दे रखी है प्लस के 1.40 और सी के लिए आपको वैल्यू दे रखी है माइनस के 1.18 और डी के लिए आपको वैल्यू दे रखी है प्लस के 2.87। और आपसे पूछ रहा है कि इसमें आप किसका क्रम दो भाई, मुझे आप दो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का क्रम दो, यानी प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है उस हिसाब से आप ऑर्डर को जमाओ। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा तो वो होगा ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का जिसकी ई नोट सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो। तो सबसे ज्यादा किसके लिए भाई, डी के लिए। तो प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन होगा, डी होगा। इसके बाद पॉजिटिव में कौन आ रहा है, बी आ रहा है। इसके बाद कौन आ रहा है, ए आ रहा है। और सबसे कम कौन होगा, सबसे कम कौन होगा भाई, सी, क्योंकि सी की वैल्यू किसमें है, नेगेटिव में है। ठीक है, समझ गए इस बात को। अब इसी क्वेश्चन को आपसे यूं पूछ लेता, ये तो हमने किसका क्रम दिया भाई, ये तो आपको किसका क्रम दिया भाई, ऑक्सीकारक का क्रम दिया है। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछ लेता कि मुझे किसका ऑर्डर दो, प्रबलतम अपचायक का। तो आपको पता है प्रबलतम अपचायक हम किसको लिखेंगे, जिसके लिए ई नोट का मान जितना ज्यादा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव सबसे ज्यादा किसका है, सी के लिए। तो प्रबलतम अपचायक के लिए ये ऑर्डर कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी अपचायक के लिए लिखेंगे तो सी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी और सबसे कम कौन हो जाता, डी हो जाता। तो ये जो क्रम आएगा वो किसके लिए आएगा, प्रबल अपचायक के लिए आएगा। यानी अपचायक प्रवृत्ति का क्रम होगा तो ये होगा, और अगर ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का क्रम होगा तो ये होगा। समझ गए बात को। लिख लो एक बार, इस चीज को भी लिख लो, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, मिटा दें भाई, लिख लिया, समझ में आ गई ना बात। चलो नेक्स्ट लिखते हैं हम रूल नंबर 3। अगला रूल नंबर देखो, और अगला भाई बहुत आपका बढ़िया है ना। और यहां से 1 नंबर का आपको क्वेश्चन प्रतियोगी की परीक्षाओं में भी मिल सकता है, बोर्ड की एग्जाम में भी प्रबल संभावना है यहां से क्वेश्चन मिलने की। ठीक है, देखना भाई इसको। रूल नंबर 3 देखो भाई, रूल नंबर 3, तत्व जिसके लिए ई नोट का मान जितना पॉजिटिव वह रासायनिक
विलयन, वह रासायनिक विलयन रखने हेतु, रासायनिक विलयन रखने हेतु उपयुक्त है। ठीक है ना, वो क्या है, सेफ है भाई उसको रखने हेतु उपयुक्त है। देखना, ध्यान देना थोड़ा सा इसको। अब ई नोट की हमने बात क्या की है, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन से ही ज्यादा इस चीज को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्या CuSO4 विलयन को जिंक के पात्र में रख सकते हैं? जिंक के पात्र में रख सकते हैं। क्या बोला है हमने कि क्या कॉपर सल्फेट को हम जिंक के पात्र में रख सकते हैं? तो आपको पता है कॉपर सल्फेट के लिए लें तो कॉपर सल्फेट में आपको पता है Cu क्या होगा, +2 होगा। तो Cu+2 के लिए हमने देखा है कि ई नोट की वैल्यू कितनी है, प्लस के 0.54। लेकिन हमें CuSO4 की नहीं रखनी, हमें उस तत्व की वैल्यू देखनी है जिसमें हम क्या है, विलयन को रखने वाले हैं। किस तत्व में रखने वाले हो, जिंक में रखने वाले हो। याद रहे मैंने किसकी बात करी है, तत्व की। तत्व जिसका ई नोट जितना ज्यादा पॉजिटिव वह रासायनिक विलयन को रखने हेतु उपयुक्त है। तो रासायनिक विलयन का आपको ई नोट नहीं देखना, आपको ई नोट किसका देखना है, जिस तत्व में, जिस मेटल के पात्र में आप उस विलयन को रख रहे हो। तो किस मेटल के पात्र में हम रख रहे हैं, जिंक के बने पात्र में हम किसको रखना चाह रहे हैं, CuSO4 को। मतलब आ गया ना समझ में। अरे भाई आपके पास ये समझ लो, ये आपके पास एक कटोरा है और ये कटोरा किसका बना हुआ है भाई, ये कटोरा बना हुआ है जिंक का, और आप इसके अंदर क्या रखना चाहते हो, ये कटोरा तो बना हुआ है जिंक का और आप इसके अंदर रखना चाहते हो CuSO4 विलयन। तो क्वेश्चन ये है कि जिंक के बने कटोरे में क्या हम CuSO4 का विलयन रख सकते हैं? तो आंसर है आपका नहीं। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि आपको पता है भाई कि जिंक की वैल्यू क्या है। जिंक की वैल्यू अगर हम देखें तो देखो जिंक की वैल्यू कहां आ रही, ये रही भाई। जिंक की वैल्यू है देखें तो किस में आ रही है भाई, माइनस में आ रही है। ठीक है, और विलयन की देखें तो किस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। हमको तत्व की वैल्यू विलयन से ज्यादा पॉजिटिव में चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, हमें जिस तत्व में हम रख रहे हैं, जिस तत्व में हम विलयन को रख रहे हैं, उसकी वैल्यू विलयन के ई नोट से ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए। तभी तो हमने बोला है तत्व जिसका ई नोट जितना ज्यादा पॉजिटिव वो आपका सॉल्यूशन को रखने के लिए उपयुक्त है। लेकिन हमने जिंक को देखा तो जिंक की वैल्यू तो किसमें है, नेगेटिव में है। तो ये हमारा जो पात्र है ये CuSO4 को रखने के लिए उपयुक्त नहीं है। समझ गए इसमें आंसर। और इसको स्पष्ट करता हूं क्यों उपयुक्त नहीं है। क्योंकि अगर मैं Cu2+ और Zn2+ की बात करूं, जिंक की बात करूं और मैं कॉपर की बात करूं, तो सीधा सीधा पता है जिंक और कॉपर में से ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति कौन ज्यादा रखता है, जिंक। क्योंकि जिंक के लिए ई नोट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। जिंक आपका कैसा है, एज कंपेयर टू कॉपर कैसा है, प्रबल अपचायक है। तो जो अपचायक है उसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा है। तो कहने का मतलब कॉपर और जिंक में से ऑक्सीकृत कौन होगा जल्दी? अरे डेनियल सेल में भी तो देखा था, कौन जल्दी से ऑक्सीकृत होगा, जिंक होगा। जिंक को वहां पर हम एनोड बना रहे थे, ध्यान आ रहा है ना कुछ। तो वहां पर हम कह सकते हैं, यहां भी हम कह सकते हैं कि जिंक जो है वो आपका क्या होगा भाई, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा रखता है। तो जिंक क्या करेगा भाई, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा रखता है तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा अपने। जिंक यहां क्या करेगा, देखो जिंक यहां क्या करेगा, या आपने वापस से कटोरा बनाया तो जिंक यहां पर क्या करेगा, जिंक सॉल्यूशन के अंदर क्या दे देगा, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। और आपको पता है इसके अंदर क्या भरा है, आपने कॉपर सल्फेट भरा है तो Cu2+ और SO4 2- होगा। अब ये कॉपर की आपको पता है कि भाई इसका क्या है भाई, रिड्यूस होने की टेंडेंसी है। तो ये क्या करेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और ग्रहण करके क्या है इसके अंदर जम जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर कौन आ जाएगा, लाल भूरा कौन आ जाएगा, पेंदे में कॉपर बैठ जाएगा, कॉपर बैठ जाएगा। और जिंक यहां से टूट कर क्या बनेगा, Zn2+ बनाएगा। तो जो जिंक का कटोरा है उसमें आप देखोगे थोड़े बहुत टाइम बाद क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां से जिंक टूट कर किस में जा रहा है, Zn2+ में जा रहा है। तो वो पात्र में धीरे धीरे क्या होते चले जाएंगे, छेद होते चले जाएंगे, और छेद होते चले जाएंगे तो वो आपका विलयन रखने के लिए उपयुक्त नहीं है। बात आ गई समझ में। अच्छा मैं आपको और क्वेश्चन देता हूं, देखना भाई और क्वेश्चन देता हूं। अच्छा मुझे बताओ, चलो इसी को दे देता हूं सेम टू सेम। CuSO4 को क्या हम आयरन के पात्र में रख सकते हैं? बताओ भाई, CuSO4 को क्या हम आयरन के पात्र में रख सकते हैं? सोचो और बताओ आंसर। आप सभी बता सकते हो इसका। चल गया भाई पता?
कैसे चेक करोगे? अरे आपको तत्व के लिए देखना है, तत्व का जो ई नोट है वो सॉल्यूशन से ज्यादा होना चाहिए पॉजिटिव। तत्व देखोगे तो आयरन, और यहां पर देखोगे तो कॉपर, कॉपर के लिए वैल्यू कितनी है प्लस के 0.54, और यहां पर अगर आप आयरन के लिए देखोगे तो कितना है -0.44। तो ये आपका सॉल्यूशन रखने के लिए उपयुक्त पदार्थ नहीं है, क्योंकि हमको आयरन की वैल्यू सॉल्यूशन से ज्यादा पॉजिटिव में अगर मिलती, अगर हमको इसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में मिलती तो हम कह सकते थे कि ये आपका सॉल्यूशन रखने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। ठीक है, और दो क्वेश्चन। अच्छा एक और देख लो, मैं आपसे बोलता हूं सिल्वर नाइट्रेट को क्या हम कॉपर के पात्र में रख सकते हैं? बताओ भाई, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को क्या हम कॉपर के पात्र में रख सकते हैं? आंसर दो भाई। क्या चेक करना है? चेक करना है कि जिस पात्र में रख रहे हो उसकी ई नोट की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए। किससे? विलयन से। तो अगर हम Ag की देखें तो सिल्वर की देखें, Ag कहां आ रहा है? ये आ रहा है। तो Ag अगर हम देखें तो कितना आ रहा है इसके लिए? प्लस 0.80। ठीक है, और कॉपर के लिए देखें, पात्र की देखें तो पात्र की ई नोट जो पॉजिटिव है उसकी वैल्यू कैसी है भाई? यहां पर कम, और Ag की वैल्यू कैसी है भाई? ज्यादा। तो आपको तो पात्र की वैल्यू ज्यादा चाहिए, लेकिन पात्र की वैल्यू तो कैसी है? कम है। तो यहां हम AgNO3 का विलयन कॉपर के अंदर नहीं रख सकते। समझ में आ गई बात? कह सकते हो अब आप, कर सकते हो सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए ना भाई? ठीक है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट अब देखना, अगला रूल लिखना। इस रूल को लिख सकते हो आप। ठीक है, अगले रूल की बात करते हैं। देखो तो रूल नंबर 3 हो गया हमारा। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। देखो कितनी नई नई बातें हमको पता चल रही हैं। ठीक है ना, कि किस में रख सकते हो भाई, किस में नहीं रख सकते हो। तो ये सारा आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, आपको केवल क्या है? तत्वों का आइडिया रखना है, जिसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी है। समझ गए? अब देखो अगला रूल, देखो रूल नंबर 4। देखो अब इसी रूल को है ना हम अलग तरीके से भी कह सकते हैं। रूल नंबर 4 को देखो, तत्व जिसका ई नोट जितना ज्यादा नेगेटिव वह विलयन में से धातु को विस्थापित कर सकता है, विस्थापित कर देता है। समझ गए? कोई भी तत्व जिसका ई नोट का वैल्यू आपका जितना नेगेटिव होगा वो आपके सॉल्यूशन में से धातु को अलग कर देगा। सेम टू सेम अभी का एग्जांपल ले लेते हैं। हम बोलते हैं, क्वेश्चन हम देते हैं, क्या जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयन को क्या अलग कर सकता है? क्वेश्चन क्या है? क्या जिंक CuSO4 विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर सकता है? क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या मैं बोल रहा हूं, क्या आपका जो तत्व है वो जिंक, वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर सकता है, कॉपर को विस्थापित कर सकता है या नहीं? तो आपने देखा कि कॉपर सल्फेट और जिंक का मुझे क्या देखना है? ई नोट। और ई नोट अगर तत्व का नेगेटिव ज्यादा हुआ तो वो उसको विस्थापित कर सकता है। ठीक है, तो हमने देखा कॉपर सल्फेट का तो प्लस में आ रहा है, जिंक का देखा तो माइनस में आ रहा है। जिंक का नेगेटिव है मतलब वो मेटल को क्या है? विस्थापित कर सकता है। तभी तो हमने देखा, अरे अभी अभी बात की थी ना हमने, इसके अंदर क्या रखा था भाई? कॉपर सल्फेट रखा था। तो हमने क्या देखा था? जिंक ने क्या दिए थे? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, और उन 2 इलेक्ट्रॉनों को किसने ले लिया था? कॉपर 2+ ने ले लिया था। और वो कॉपर जो है उदासीन होकर कहां बैठ गया था भाई? पेंदे में बैठ गया था। तो अलग कर दिया ना। कॉपर सल्फेट में से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए किसने? जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए किसने? Cu2+ ने, और पेंदे में बैठ गया। तो हम कह सकते हैं कि विलयन में से धातु को क्या कर दिया? अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया। किसने कर दिया? जिंक ने कर दिया। समझ गए बात को? तो जिस धातु का ई नोट जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो विलयन में से धातु को क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है। समझ गए बात को? इसी तरीके से अगर मैं कहूं आपसे, जो AgNO3 है और आपने उसको किस में रखा है? Cu के पात्र में रखा है, तो क्या कॉपर सिल्वर को अलग कर सकता है? क्या कॉपर तत्व AgNO3 में से Ag को अलग कर सकता है? अभी अभी आपने किया है भाई, ये क्वेश्चन करके बताओगे आप, हाँ या ना में आंसर दो फटाफट। तो दोनों का क्रम देख लो भाई फटाफट। ठीक है ना, आपने देखा कॉपर कहां आ रहा है? कॉपर ये आ रहा है। Ag कहां आ रहा है? Ag। तो Ag की वैल्यू ज्यादा है।
अरे नेगेटिव का मतलब यहां पर क्या है, कम वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। तो आपने देखा जो सिल्वर है उसकी वैल्यू तो ज्यादा है, हमें तो किसकी देखनी है, पात्र की देखनी है। पात्र की देख रहे हैं तो यहां पर कम है वैल्यू, कम का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब यहां पर क्या है भाई, वैल्यू कम होनी चाहिए। समझ गए ना आप बात को। तो यहां पर हमने कॉपर देखा तो कॉपर की वैल्यू कैसी है, कम, यानी इसकी ई नॉट कैसी है भाई, कम है, नेगेटिव है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो कम वैल्यू होने का मतलब कि जो कॉपर है वो क्या करेगा, AgNO3 में से Ag को विस्थापित कर देगा, Ag को अलग कर देगा। तो समझ गए भाई बात को, कहानी को समझ गए। इससे पहले वाला रूल है, जस्ट उसको हमने दूसरे तरीके से समझाया, बस समझ गए ना बात को। तो रूल नंबर 4 आपको समझ में आ गया। अब रूल नंबर 5 देखो भाई, ठीक है। देखो रूल नंबर 5, ठीक है, देखना रूल नंबर 5, ठीक है। देखो इसको, तत्व जिसका ई नॉट जितना नेगेटिव वह तनु अम्ल में से H2 गैस निष्कासित कर सकता है, ठीक है। जितनी वैल्यू तत्व की क्या होगी, नेगेटिव, वो डाइल्यूट एसिड में से, तनु अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकता है, निष्कासित कर सकता है। सेम टू सेम मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं बोल रहा हूं कि मैं जिंक को डाल रहा हूं किसके अंदर, H2SO4 के अंदर। जिंक को किस में डाला है भाई, H2SO4 जो आपका जो अम्ल है उसमें आपने क्या है, जिंक, या आप कह सकते हो जिंक के पात्र में आपने H2SO4 लिया, कैसे भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो क्या यहां से ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करवा सकता है, तो हमें जिंक की देखनी है वैल्यू। तो जिंक की हम वैल्यू देखें तो भाई हाइड्रोजन से तो इसकी कैसी है, नेगेटिव। हाइड्रोजन की देखोगे तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में तो 0 वैल्यू है, और जिंक की अगर मैं देखूं तो वैल्यू कम है, नेगेटिव है, कितनी है, -0.74, ठीक है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जिंक जो तत्व है उसकी ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, तो वो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन गैस को क्या करवा सकता है, अलग करवा सकता है, ठीक है। तो यहां क्या होगा, आपको पता है कि इसकी वैल्यू आपकी कम है, तो ये तो क्या होगा, Zn2+ बनाएगा। Zn क्या बनाएगा, Zn2+, तो साथ में क्या इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और अगर मैं H2SO4 को तोड़ूं तो H2SO4 क्या बनाएगा, 2H+ बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, SO4 2- बनाएगा। अब जिंक की प्रवृत्ति तो ऑक्सीकृत होने की है, और हाइड्रोजन इसके नीचे आ रहा है, तो हाइड्रोजन की प्रवृत्ति कैसी है, अपचयित होने की। भाई हाइड्रोजन इसके रेस्पेक्ट में कैसा है, ऑक्सीकारक है, और जो ऑक्सीकारक होता है उसकी अपचयित होने की टेंडेंसी रहती है। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन यहां अपचयित होना चाहता है। अपचयित का मतलब ये क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहता है। तो जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, उन 2 इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर लेगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन 2H+ जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो कौन सी गैस बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा, और ये हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो अगर सिंपल, अगर मैं एक स्टेप में इस रिएक्शन को लिखना चाहूं तो ये रिएक्शन आपकी कैसी होगी भाई, ये रिएक्शन आपकी कुछ इस तरीके से होगी। ध्यान देना, ये रिएक्शन आपकी यहां से गए और क्या हुआ, Zn ने SO4 को पकड़ा और H2 यहां से रिलीज हो गई। समझ गए भाई बात को, ठीक है। लिख लो भाई, इस रूल को भी लिख लो, ठीक है। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। लिख लिया, चलें आगे। अब देखो रूल नंबर 6, ठीक है। 5 की बात कर ली हमने, रूल नंबर 6 देखना भाई, रूल नंबर 6 भी देखो। 6, वे सेल अभिक्रिया जिनके लिए ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव हो, वे स्वतः संपन्न होती है। यानी आपको क्वेश्चन आ जाए सीधा सीधा कि क्या यह अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, तो आपको क्या चेक करना है, उस रिएक्शन के लिए आप पूरी रिएक्शन के लिए क्या निकालोगे, ई नॉट की वैल्यू निकालोगे। और अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दैट मींस वो रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन संभव है, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो रिएक्शन अपने आप हो रही है, आपको अलग से कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ी, स्वतः हो रही है, ठीक है ना, समझ गए। और अगर ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो ई नॉट की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, दैट मींस क्या है कि वो रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही, उसको रिएक्शन को करवाने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। या हम कह सकते हैं कि अगर वो रिएक्शन अपने आप हो रही है, तो देखो वो रिएक्शन अपने आप होगी, लेकिन कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में संपन्न होगी।
पश्चिम दिशा में संपन्न होगी। और ये तो कौन सी दिशा में संपन्न होगी भाई? अग्र दिशा में। अग्र दिशा का मतलब आगे, ठीक है, समझ गए रिएक्शन को? क्योंकि रिएक्शन में आपको मैं बोल दूं कि ए और बी है तो यहां पर आपकी अग्र दिशा और यहां पर आपकी पश्चिम दिशा। तो जो ऊपर वाली ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव अगर आ रही है मतलब तो वो आगे की दिशा में आराम से अपने आप संपन्न होगी। समझ गए? ए से बी आराम से आपका बनेगा। लेकिन मैं कहूं कि इस रिएक्शन के लिए मेरा ई नोट कैसा आ गया? नेगेटिव। यानी ए से बी अगर आपको बनाना है तो अपने आप नहीं बनेगा, अपने आप ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, समझ गए आपको? लेकिन अगर आपको उल्टा जाना है यानी पश्च अभिक्रिया बी से जो ए बन रहा है वो तो बन जाएगा लेकिन ए से बी आपका नहीं बनेगा। कहने का मतलब पश्च अभिक्रिया, पश्च दिशा में ये अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, अग्र दिशा में नहीं होगी। एक एग्जांपल देता हूं आपको, पर्टिकुलर एग्जांपल देता हूं, उससे समझाता हूं। ठीक है, ये बात समझ गए आप? इस बात को समझ गए भाई? ठीक है, अब देखो एक पर्टिकुलर एग्जांपल देता हूं, उससे ये चीज समझेंगे। देखो Fe और यहां निकल आ गया आपका और ये बनाया Fe2+ और निकल न्यूट्रल हो गया। अब ये रिएक्शन आपको दे रखी है और बोल रहा है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्या ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। और हो रही है इसका मतलब क्या है? स्वतः अपने आप हो रही है। अगर नहीं दे रखा तो आपको अग्र पश्च चेक नहीं करना। ठीक है, अगर उसने नहीं बोला कि अग्र दिशा में हो रही है, पश्च दिशा में हो रही है, तो ये चीजें आपको चेक नहीं करनी। सीधा सीधा अगर वो बोल रहा है कि क्या ये रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, दैट मीन्स आपको अगर ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन हो रही है और ई नोट की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये रिएक्शन नहीं हो रही। अगर वो बोले कि क्या ई नोट की वैल्यू, क्या ये अभिक्रिया पश्च दिशा में हो रही है, तो आपको चेक करना है कि अगर ई नोट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब ये अभिक्रिया आपकी अग्र में तो नहीं हो रही लेकिन पश्चिम में हो रही है। समझ गए बात को? तो अब हमको चेक करना है Fe क्या बना रहा है? Fe+2। Fe क्या बना रहा है? Fe+2। तो मतलब यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन आपको वैल्यू किसकी दे रखी है? मानक अपचयन विभव की दे रखी है। याद आ रहा है ना फॉर्मूला? तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या लगाओगे भाई? क्या लगाओगे? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। लेकिन यहां वैल्यू किसकी रखनी है? अपचयन विभव की रखनी है। ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है। तो कैथोड की अगर मैं बात करूं तो यहां अगर मैं देखूं तो Fe+2 बना रहा है मतलब इसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है और हमें पता है कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। तो अपचयन की बात करें तो निकिल क्या बना रहा है? Ni+2 मतलब निकिल का क्या हो रहा है? अपचयन। तो निकिल की वैल्यू रखो। निकिल की वैल्यू कहां है? ये रही भाई। कितनी है? माइनस 0.14। ठीक है, अब आपको क्या रखनी है? एनोड की वैल्यू रखनी है। लेकिन वैल्यू कौन सी रखोगे आप? वैल्यू कौन सी रखोगे? रिडक्शन पोटेंशियल वाली रखनी है। ठीक है, तो एनोड की वैल्यू रखनी है। एनोड का काम कौन कर रहा है भाई? Fe+2 बना रहा है। तो एनोड ले लेते हैं। Fe कहां है? कहां है भाई? ये रहा। क्या है वैल्यू? -0.44। तो माइनस बाहर है, -0.44। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यानी +44 में से अगर मैं 14 को घटाऊं तो कितना आ जाएगा? प्लस के 0.30 वोल्ट आ जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा ना भाई? तो ई नोट की वैल्यू किस में आई? पॉजिटिव में आई। तो पॉजिटिव में आई इसका मतलब ये अभिक्रिया आपकी संपन्न होगी और संपन्न स्वतः होगी। बाहर से आपको कोई एनर्जी इसमें अप्लाई नहीं करनी। समझ गए? ई नोट सेल की वैल्यू कैसी आ गई? पॉजिटिव आ गई। अगर ई नोट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो हम बोलते ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी और अगर संपन्न होगी भी तो कौन सी दिशा में होगी? पश्चिम दिशा में। समझ गए बात को? चलो आगे की बात करते हैं। लिख लो इसको, पहले लिख लो भाई, आप लिख लो। लिख लिया? अच्छा, यहां थोड़ी सी वैल्यू देख लो भाई। निकल की वैल्यू ये वाली है ना? 3 वैल्यू दे रखी है ना, तो ये तो कैडमियम की, ये कोबाल्ट की, निकल की। यानी यहां पर क्या आएगा भाई? 25 आएगा। ठीक है, 14 गलती से लिख दिया है, 25 आएगा। तो घटाओगे तो कितना बच जाएगा? कितना बच जाएगा भाई? 5 में से ये तो पॉजिटिव में आ गया आपका, कुछ 19 के आसपास बच जाएगा। ठीक है, समझ गए? कर लोगे ना? तो वैल्यू तो वही आपको देखोगे तो पॉजिटिव में ही आनी है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है हमको, लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे तब ये चीजें हमको थोड़ी सी याद में रखनी है। देखो भाई आगे चलते हैं, एक रिएक्शन आपको और देता हूं। ठीक है, देखना। 2Ag प्लस कैडमियम 2+ और ये क्या बना रहा है? ये क्या बना रहा है? 2Ag+ बना रहा है और कैडमियम बना रहा है और पूछ रहा है क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्या ये रिएक्शन संभव है? तो चेक करेंगे हम। Ag क्या बना रहा है? Ag+ मतलब Ag का यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले तो ई नोट की वैल्यू लिख लेते हैं। ई नोट सेल बराबर क्या होगा? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड।
कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। तो अपचयन अगर हम देखें तो कैडमियम 2+ किस में जा रहा है, कैडमियम में, यानी यहां ऑक्सीकरण अंक घट रहा है, तो घट रहा है तो अपचयन हो रहा है। अपचयन किसका हो रहा है, कैडमियम का। तो कैडमियम के लिए वैल्यू देखो, सीडी के लिए ये रही, कितनी है, -0.40 रख दो, -0.40। फिर आ गया माइनस, माइनस के बाद एनोड की वैल्यू रखनी है। Ag क्या जा रहा है, Ag प्लस से, मतलब ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण किस पर होता है, एनोड पर। तो Ag के लिए वैल्यू देखो, Ag के लिए वैल्यू कितनी है, +1.09। तो +1.09। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, अरे माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, और यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो ओवरऑल जो ई नोट की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। अरे माइनस माइनस को जोड़ोगे तो ई नोट की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। और ई नोट अगर नेगेटिव है तो ये अभिक्रिया आपकी संपन्न नहीं होगी, यानी ये अभिक्रिया आपकी अपने आप तो नहीं होगी, ठीक है। अगर करवानी है तो एनर्जी वगैरह आपको यहां से अप्लाई करनी पड़ेगी। या मैं कह सकता हूं कि अगर ये रिएक्शन अपने आप होगी तो कौन सी दिशा में होगी अपने आप, भाई ये होगी पश्चिम दिशा में अपने आप होगी, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में ये जो रिएक्शन है संपन्न होगी, ना कि अग्र दिशा में। बोलो, बात आ गई समझ में भाई। लिख लो इसको एक बार, लिख लो, लिख लिया। तो यहां आपको मैंने केमिकल सीरीज से जो भी बातें भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने सारी आपको बता दी है भाई। आपका अब कैसा भी क्वेश्चन यहां से आपका रहेगा नहीं, आप हर क्वेश्चन को यहां से अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।